जैसा कि हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे, हमारा चैप्टर चल रहा था अवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम, जिसमें हमने इसकी बेसिक नॉलेज ले ली थी। सोलर सिस्टम क्या होता है, सन क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं और स्टार क्या होता है। अब हम इसके आगे देखते हैं। अब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है। तो अब हम अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ हमारा क्या है? प्लानेट ही तो है। हमारे 8 प्लानेट थे, जिसमें से कि हमारा एक प्लानेट है अर्थ। जो हमारा अर्थ प्लानेट है, इसको हम लिविंग प्लानेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लानेट है यहाँ पर हमारा जीवन संभव है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि फ्रॉम द स्पेस से जो हमारा अर्थ का कलर है वो हमको ब्लू एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन का दिखाई देता है। यानी कि जो हमारा पृथ्वी का रंग है वो नीले और हरे कलर के कॉम्बिनेशन जैसा दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? पानी प्रेजेंस है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंस है। और इस जब वाटर है तो यहाँ पे वेजिटेशन भी होगा सरफेस की अर्थ पर, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे सोलर सिस्टम में ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? अर्थ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रेजेंस है, और वाटर है तो वेजिटेशन भी होगा यहाँ पर। तो इसलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में केवल एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हमारा लाइफ पॉसिबल है। वो कौन सा प्लैनेट है? अर्थ प्लैनेट है। इतना समझ में आया आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। अब आता है आगे कि जो हमारा पूछेगा कि हमारा ये जो अर्थ है ना, वो सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, 5वां बड़ा प्लैनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम का। इसकी जो शेप्ड है वो ऑरेंज की तरह है। इसकी जो शेप्ड है वो ऑरेंज की तरह है, विच इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। जो कि हमारे पोल से कैसी है? फ्लैटेंड है, फ्लैट है। द अर्थ हैज़ लाइफ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। हमारी अर्थ पर जीवन संभव है कुछ रीजन्स के कारण। जो हमारे यहाँ पर रीजन्स दिए हुए हैं नीचे आपको, पहला है टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर, सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एंड थर्ड है फेवरेबल एटमॉस्फेयर। चलिए हम इन सबको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट आता है मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो हमारी डिस्टेंस बिटवीन है अर्थ और सन के बीच में, वो उनका एक फेवर है, जिससे कि जो कि हमारी पृथ्वी पर हमारी लाइफ को कई प्रकार से एग्जिस्टेंस करती है। अब हम आगे देखते हैं। जो अर्थ की डिस्टेंस है सन से, वो लगभग 115 मिलियन किलोमीटर है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इट इज़ नाइदर एज हॉट एज मरकरी नॉर एज कोल्ड एज नेपच्यून। ना तो ये हमारी मरकरी की तरह गर्म है और ना ही हमारे नेपच्यून की तरह ठंडा है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर। अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और ज़्यादा ठंडा मौसम होगा तो भी लाइफ नहीं सर्वाइव कर पाएगी। इसलिए ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इसलिए यहाँ पर हमारी लाइफ क्या है? एग्जिट करती है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 400 डिग्री सेल्सियस से तो एबव होता है और 220 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया टेम्परेचर के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। जो अर्थ है हमारा, वो हमारे सोलर सिस्टम में 3rd प्लैनेट है सन से, यानी कि सन से 3rd प्लेस पर दूर है अर्थ। इट हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, जो कि 220 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हमारा ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है। ये जो टेम्परेचर होता है ये सभी लिविंग बींग्स के लिए सुटेबल करता है। अब हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की प्रेजेंस, पानी का होना। जो हमारा अर्थ है यहाँ पर पानी पाया जाता है, और इस फ्रोजन स्टेट बर्फ की फॉर्म में भी पाया जाता है ऑन सम अदर प्लैनेट, कुछ प्लैनेट पर। यानी कि वाटर जो है केवल अर्थ पर पाया जाता है और अदर प्लैनेट्स पर ये फ्रोजन की स्टेट में भी पाया जाता है। ह्यूमन्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, सभी को रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारी अर्थ है वहाँ पर पानी भी है, इसलिए वहाँ पर हमारी लाइफ पॉसिबल है। अब आगे आता है फेवरेबल टेम्परेचर।
फेवरेबल एटमॉस्फेयर, वातावरण की बात करते हैं तो जो हमारा अर्थ है इसके चारों तरफ क्या है, गैसेस की लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। यानी कि अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारा कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को सपोर्ट करता है। तो जो हमारी जो ओजोन गैस है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, वो ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है जो सन से हार्मफुल रेज आती है उनसे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ओजोन गैस है अर्थ के वातावरण में जो प्रेजेंस है, वो हमारे जानवरों को, पौधों को और ह्यूमंस को जो सन से हार्मफुल रेज आती है उनसे बचाती है। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब आता है हमारा अदर कैलिस्टियल बॉडीज। इसमें देखते हैं हम, इन अवर सोलर सिस्टम देयर आर अदर स्मॉलर कैलिस्टियल बॉडीज लाइक ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड सैटेलाइट एग्जिट। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में कई और छोटी छोटी कैलिस्टियल बॉडीज हैं, जैसे कि ड्वार्फ प्लैनेट है, मतलब छोटे छोटे ग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं और सैटेलाइट्स है जो कि एग्जिट करते हैं। सबसे पहले हम ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में देखते हैं, जो छोटे प्लैनेट और बौने प्लैनेट बोलते हैं इनको। 2006 में जो हमारे IAU है, IAU की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या होती है IAU की फुल फॉर्म? द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसने डिसाइड किया था कि हम जो सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एक नई कैटेगरी बनाएंगे जिसको कि ड्वार्फ प्लैनेट बोलेंगे। यानी कि IAU ने डिसाइड किया था कि हमारे जो सोलर सिस्टम में जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, एक नई कैटेगरी बनाएंगे जिसको कि हम ड्वार्फ प्लैनेट्स नाम देंगे, विच आर डिस्टेंट फ्रॉम प्लैनेट, जो कि हमारे इन प्लैनेट से दूर होंगे। तो जो प्लूटो है, प्लूटो को क्या किया था इन्होंने, ड्वार्फ प्लैनेट में रिक्लासिफाइड कर दिया था, क्योंकि जो प्लूटो प्लैनेट है हमारा, वो सबसे छोटा प्लैनेट है, तो इसलिए इन्होंने उसको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया था। तो जो द क्रिएस, द इरीज, द मेक एंड द ह्यूमिया आर आल्सो अदर मेंबर्स इन दिस कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में और दूसरे मेंबर्स भी थे, जो थे कौन कौन से हैं, द क्रीज है, इरीज है और द मेक एंड द ह्यूमिया है। इन सभी को भी अलग कैटेगरी में रख दिया गया था। इनको हमने ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया था। अब हम आगे देखते हैं एस्टेरॉइड्स के बारे में। न्यूमरियस टिनी कैलिस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। यानी कि कई छोटी छोटी कैलिस्टियल बॉडीज हैं जो कि हमारे सन के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमती हैं। किसकी ऑर्बिट में घूमती हैं? मार्स और जुपिटर की में। यानी कि जो दो एक ऐसे प्लैनेट है मार्स एंड जुपिटर, जिसमें कि कैलिस्टियल बॉडीज हमारी क्या करती हैं, घूमती हैं। छोटी छोटी जो कैलिस्टियल बॉडीज होती हैं वो इसमें घूमती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स बोलते हैं या माइनर प्लैनेट्स बोलते हैं। दे आर द पीसेज ऑफ बिगर प्लैनेट्स। ये क्या है? हमारे जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं उनके पीसेज हैं, टुकड़े हैं। विच एक्सप्लोडेड सून आफ्टर देयर बर्थ, जो कि अपने जन्म के बाद ही एक्सप्लोड हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो एस्टेरॉइड समझ में आया क्या होता है? एस्टेरॉइड क्या होता है? एस्टेरॉइड को माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। जो एस्ट्रोनॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो कई छोटी छोटी कैलिस्टियल जो बॉडीज होती है वो सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। किसकी ऑर्बिट में लगाती हैं? मार्स की और जुपिटर की में। तो इनको क्या बोलते हैं? माइनर प्लैनेट्स बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये बड़े बड़े प्लैनेट्स से टूट टूट कर बनते हैं। उनके पीसेज होते हैं जो कि अपने बर्थ के बाद ही एक्सप्लोड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होता है? जो हमारे रॉक्स के और डस्ट के छोटे छोटे पीसेज होते हैं जो सन की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटेरॉइड्स बोलते हैं। जब ये हमारी पृथ्वी के पास आ जाते हैं तो ये हवा के साथ क्या करते हैं? फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट के साथ एक फ्लैश की फॉर्म में गिरते हैं, फॉल होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार बोलते हैं। यानी कि हम ऐसा भी बोलते हैं कि ये क्या करते हैं? हमको लाइट देते हैं फ्लैश की तरह। ओके, मेटेरॉइड समझ में आया होगा। आगे है कोमेट्स। कोमेट्स देखते हैं। कोमेट्स क्या होता है? ये हमारे स्मॉल आइसी कैलिस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड द
सन, ये किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियस के। इसमें क्या क्या होता है? सॉलिड, फ्रोजन आइस, गैस एंड डस्ट, अ गैसियस कॉमा, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ये हमको कब दिखाई देते हैं? जब सन के पास आ जाते हैं। इनफैक्ट इनकी जो टेल होती है कॉमेट की, वो डेवलप करती है। कब डेवलप करती है? जब सन के पास आ जाती है। तो इसमें जो बेस्ट नोन कॉमेट है सभी के, वो कौन सा है? हैली है। सबसे ज़्यादा जाना हुआ कॉमेट कौन सा है? हैली है। विच रिटर्न्स टू अर्थ एट एन इंटरवल ऑफ, जो कि हमारी अर्थ पर लौटकर कब आता है? लगभग प्रत्येक 74 से 79 ईयर्स के इंटरवल में। यानी कि आपसे पूछेगा कि पहले तो ये पूछेगा कि सबसे बेस्ट नोन कॉमेट कौन सा है, तो आप बोलोगे हैली है। अब आपसे इसका इंटरवल पूछेगा कि ये पृथ्वी पर कब लौट कर आता है, कितने इंटरवल में आता है, तो आप बोलोगे लगभग 74 से 79 ईयर्स में। एवरी 74 टू 79 ईयर्स में ये हमारी अर्थ पे रिटर्न होकर आता है। अब हम आगे देखते हैं सैटेलाइट्स के बारे में। देखते हैं सैटेलाइट्स क्या होता है। सैटेलाइट्स तो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक मैन मेड होता है और नेचुरल होता है। मैं जैसा कि मैन मेड से समझ में और आ रहा होगा, हम लोग यानी कि आदमियों के द्वारा बनाया हुआ, यानी कि हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ। और जो नेचुरल होता है वो प्राकृतिक होता है, यानी कि वो हमें पहले से ही मिला हुआ होता है नेचर में, हमारी में। तो हम देखते हैं सैटेलाइट्स के बारे में। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, द सैटेलाइट्स आल्सो मूव अराउंड द प्लैनेट। यानी कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ मूव करते हैं। यानी कि जो प्लैनेट होता है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ मूव करते हैं। इनकी भी क्या होती है? अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ये भी हमारी सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइक अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट की तरह। जो वर्ल्ड सैटेलाइट है मीन्स एंड अटेंडेंट, इसका मतलब क्या होता है? अटेंडेंट होता है, या फिर फॉलोअर्स ऑफ प्लैनेट, या कि जो प्लैनेट्स को फॉलो करते हैं उसको सैटेलाइट बोलते हैं। बट इसका मतलब है सैटेलाइट का। दो प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। ऑल प्लैनेट हैव देयर ओन सैटेलाइट, सभी प्लैनेट्स के अपने सैटेलाइट हैं, बट लेकिन जो मरकरी और वीनस है उसका अपना सैटेलाइट नहीं है। और सबसे ज़्यादा, अब जो आपकी बुक है इस डाटा के अकॉर्डिंग, जो सबसे ज़्यादा प्लैनेट है, जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है वो किस प्लैनेट के हैं? जुपिटर के हैं। कितने हैं? 63। फिर इसके बाद सैटर्न के हैं 47, फिर यूरेनस के हैं 27, नेपच्यून के हैं 13 और मार्स के हैं 2। ये क्या है? इनके सैटेलाइट हैं। अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, हमारी जो पृथ्वी है उसका केवल एक सैटेलाइट है। वो कौन सा है? मून है, चंद्रमा है। बिसाइड दीज आर ऑल्सो मैन मेड सैटेलाइट, इनके अलावा हमारे जो और प्लान सैटेलाइट्स हैं वो कौन से हैं? मैन मेड है। डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स एंड टू ईज कम्युनिकेशन। यानी कि वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? साइंटिस्टों के द्वारा बनाए गए। उन्होंने कैसे बनाए? कई सारी इंफॉर्मेशनों को इकट्ठा करके, यूनिवर्स के बारे में जानकारी लेके, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अब हम आगे देखते हैं। आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि सैटेलाइट्स क्या होता है, मैन मेड सैटेलाइट्स कैसे बनाए जाते हैं, साइंटिस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, और साइंटिस्ट कैसे बनाते हैं? यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके और उनके कम्युनिकेशन से जानकारी लेके। अब जो हम आगे देखते हैं, ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वेदर की कंडीशन के बारे में भी हम सैटेलाइट के थ्रू जान सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन फोटोग्राफिंग, ये क्या करते हैं? हमारी जो हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े एरिया हैं उनकी फोटोग्राफिंग लेने में भी सहायता करते हैं, जैसा कि दूसरे प्लैनेटों की तरह भी। अब हम आगे पढ़ेंगे मून के बारे में, और जो मून है हमारा वो नेचुरल सैटेलाइट है ना, तो मून के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग मून के बारे में देखते हैं। मून जो है हमारा वो नेचुरल सैटेलाइट है। द मून इज द ब्राइटेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्काई, जो मून है हमारा वो आसमान का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि रोशनी देने वाला ऑब्जेक्ट है, चमकीला ऑब्जेक्ट है।
इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। इसका जो डायमीटर है वो केवल पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है। इट लुक्स लार्ज, ये हमें बड़ा ही दिखाई देता है, ये हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के पास है। द मून साइंस, मून साइन करता है क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट, क्योंकि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। मून पर क्या है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट हैज मैनी माउंटेन्स, वहाँ पर कई पर्वतें हैं, प्लेन्स हैं और क्रिएटर्स हैं। इट्स सरफेस इज कवर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ रॉक्स एंड डस्ट। इसकी जो सरफेस है वो रॉक्स और डस्ट के मिक्सचर से कवर्ड है। वहाँ पर क्या है, चंद्रमा पर क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है उसके चारों तरफ, ना ही पानी है, तो इसलिए वहाँ पर क्या है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। जो हमारा मून है वो 5th लार्जेस्ट हेवनली बॉडी है सोलर सिस्टम में। इट हैज़ अ नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, इसकी भी क्या होती है, सर्कुलर ऑर्बिट होती है लगभग, विच इज टाइटल्ड अबाउट 5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ अर्थ एवरेज, जो कि हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट की 5 डिग्री पर है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द, इसकी जो दूरी है पृथ्वी से मून की वो कितनी है, 384,400 किलोमीटर है। इट टेकन द मून 27.322 डेज टू गो अराउंड द अर्थ वंस। ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी पर एक बार जाने के लिए कितना कितने दिन लेता है, 27.322 डेज। इफ वी वॉच द मून, यदि हम चंद्रमा को देखें ओवर द कोर्स ऑफ सिवरल हावर्स इन अ नाइट, रात में कई घंटों के ऊपर, वी विल नोटिस दैट, हम यह नोटिस करेंगे कि इट्स पोजीशन अमॉन्ग द स्टार चेंजेस बाय अ फ्यू डिग्री। इसकी जो पोजीशन होगी स्टार के से वो क्या होगी, कुछ डिग्री में चेंजेस होती रहेगी, यानी कि जो पोजीशन होगी मून की वो कुछ डिग्रियों में क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब हम देखते हैं फेजेस ऑफ मून, मून के कितने फेजेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब हम देखेंगे। अब जो हमारा मून है वो क्या है, प्रत्येक दिन अलग अलग दिखाई देता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फेस एवरी टाइम, वो अपना जो फेस है वो प्रत्येक समय चेंज करता रहता है। दीज चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ मून, इसी जो हमारा चेंजेस होते हैं मून में, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। हाँ, जब हमारा मून जो होता है वो डायरेक्टली अर्थ और सन के बीच में होता है, तो जो हमारी पृथ्वी का पार्ट होता है वो हमारी सनलाइट को रिसीव नहीं कर पाता, यानी कि व्हेन द मून इज डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड द सन, द पार्ट फेसिंग द अर्थ डज नॉट रिसीव सनलाइट, देन वी कैन नॉट सी द मून, तो हम चंद्रमा को देख नहीं सकते। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं न्यू मून या अमावस्या। हम बोलते हैं ना अमावस्या की रात है, तो उसका यही कारण होता है, जो हमारा मून होता है वो डायरेक्टली किसके बीच में होता है, अर्थ और सन के बीच में, तो उसका जो फेस होता है वो अर्थ पे लाइट को रिसीव नहीं कर पाता, इसलिए हमें मून दिखाई नहीं देता, तो हम बोल देते हैं उस दिन अमावस्या है। इंग्लिश में उसको न्यू मून भी बोलते हैं। अब वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद जो हमारा चंद्रमा होता है वो हाफ मून की तरह दिखाई देता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो फेजेस ऑफ मून में कैसा दिखाई देता है, हाफ मून की तरह दिखाई देता है। एनदर वीक लेटर, अगर हम दूसरे सप्ताह के बाद देखेंगे तो वो फुल डिस्क की तरह दिखाई देगा, मतलब पूरा बना हुआ दिखाई देगा। एज द एंटायर साइड फेसिंग द अर्थ इज लिफ्ट अप, दिस इज कॉल्ड द फुल मून या पूर्णिमा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं और हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं। फ्रॉम देन दिस ब्राइट सरफेस स्लोली रिड्यूस टू हाफ अ सर्किल एंड गेट अप बैक टू द न्यू मून फीस अगेंस्ट, तो ये क्या होता है हमारा, ऐसे ही जो धीरे धीरे करके हमारा हाफ होता जाता है सरफेस से, फिर वो क्या होता जाता है बाद में बैक होते समय फिर पूरा होता जाता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, यानी कि वो न्यू मून फेज अगेन की कंडीशन में आ जाता है दोबारा। पहले वो रिड्यूस होता है हाफ आ सर्कल में एंड गेट बैक, फिर वो बैक में जाता है और कैसा हो जाता है, न्यू मून फेज अगेन हो जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा फेजेस ऑफ मून क्या होता है। इसमें हमने 2 टर्म्स पढ़े, अमावस्या का और पूर्णिमा का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है अवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। अब हम आगे का देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।